सूडान की कहानी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ जियोपॉलिटिकल मूव्स। एक ऐसा केस जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी कहानी हमारी जिंदगियों की कहानी से बड़ी मुताबिकत रखती है। इतना ब्लडशेड हो चुका है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कहत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुसलमान से तो लड़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सब कहानी सूडान की है। ये कहानी साउथ सूडान की नहीं है। ये 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, लेकिन ब्लड लाइन एक ही है। ये कहानी है ग्रीड की कहानी। ये कहानी है सोने की, गोल्ड रिजर्व्स की कहानी। ये कहानी है ग्लोबल जायंट्स की कहानी, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स शायद कुछ और चाहता है, इजिप्ट कुछ और हासिल करना चाहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नजर किसी और चीज पर है और रशिया और चाइना एक और ही गेम प्ले कर रहे हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1955 में, जब सूडान को ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिली। आपको याद होगा कि माशरती उलूम में हम रट्टा लगाया करते थे कि सूडान रकबे के एतबार से मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। तो जब 1955 में सूडान बना तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सूडान का इंटरनल फैब्रिक बड़ा डिफरेंट था। अरब मुस्लिम्स नॉर्थ में रहते थे, क्रिश्चियंस, अफ्रीकन्स और नॉन मुस्लिम्स और कम्युनिटीज ये साउथ सूडान में रहते थे। और ये जितनी कम्युनिटीज साउथ सूडान में रहती थी, इन्होंने हक मांगना शुरू किया और इनको हक देने से इनकारी हो गई सूडान की हुकूमत। और फिर आपने ये देखा कि सन 1955 यानी आजादी से लेकर सन 1972 तक एक सिविल वॉर की सिचुएशन रही पूरे सूडान में, और उसका नतीजा ये निकला कि 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान से गए। फिर कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है सन 1983 में, जब प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी ने शरिया लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये शरिया लॉ मुसलमानों के लिए तो बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन इसको नॉन मुस्लिम्स पे भी इंप्लीमेंट कर दिया, अफ्रीकन्स पे भी और एथनिक कम्युनिटीज पर भी, जिस पर मुल्क में रायट शुरू हो गए। और उसका नतीजा पता है क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि 25 लाख लोग बेघर हो गए, अपना घर छोड़कर चले गए। अब सवाल यह है कि साउथ सूडान के लोगों को, इन कम्युनिटीज को हक देने को क्यों तैयार नहीं थे? उसकी वजह यह है कि साउथ सूडान के अंदर 75% इनके सारे ऑयल रिजर्व्स का यहां पर मौजूद था। तो अगर ये अलग होते हैं तो सब कुछ ही चला जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी। और फिर आपने ये देखा कि इस बात का एहसास वेस्टर्न पावर्स को भी हो गया और साउथ सूडान की सपोर्ट में बहुत से मुल्क आकर खड़े हो गए। 2005 में साउथ सूडान के लीडर्स और सूडान के बीच में एक पीस डील साइन हो गई। और फिर जब वेस्टर्न पावर्स ने जोर दिया तो सन 2011 में एक इस्तिस्वाबे राय का, प्लेबिसाइट का हक मिल गया साउथ सूडान के लोगों को, और 99% लोगों ने अलग मुल्क बनाने के लिए वोट किया। और फिर 9 जुलाई सन 2011 में दुनिया का एक नया मुल्क उभरा, जिसका नाम आज साउथ सूडान है। साउथ सूडान के अंदर अभी भी बहुत सी सिविल वॉर मौजूद है, लेकिन इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इनके पीछे ताकतवर मुल्कों की एक लाइन लगी हुई है। चाइना को तेल चाहिए, अमेरिका को एक और एलाय चाहिए, वेस्टर्न पावर्स को रिसोर्सेस चाहिए और IMF को कर्जा देने के लिए एक नया मुल्क चाहिए। इस वक्त साउथ सूडान तकरीबन 1.5 लाख बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है, और वो सूडान में होने वाली लड़ाई के ये जो 2 ग्रुप्स हैं, इनके बीच में मीडिएशन का रोल भी प्ले करता है, और सूडान से आए हुए 9 लाख रेफ्यूजीज को पनाह भी दे रहा है। पर आप यहां पर सवाल करेंगे कि ये कहानी तो साउथ सूडान की है, फिर सूडान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। 1983 में जब प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी ने मुल्क में शरिया लॉ इंप्लीमेंट किया, तब इनकी फौज के सिपह सालार थे उमर अल बशीर, और उसी उमर अल बशीर ने 1979 में प्राइम मिनिस्टर अल मेहदी की हुकूमत को टॉपल कर दिया और पूरे सूडान की लीडरशिप अपने हाथ में कर ली। इनका दौरे हुकूमत 1979 से लेकर 2019 तक चला, और इस दौर के अंदर बहुत सी सिविल वॉर हुई। डारफोर के अंदर जेनोसाइड हुआ, 3 लाख से ज्यादा अफराद को मारा गया। अब इसी दौर के अंदर उमर अल बशीर ने एक दिन ये सोचा
कि मैं चूंकि फौज को रिप्रेजेंट करता था और हुकूमत को टॉपल करके लीडरशिप में आया था, कल को यही फौज मुझे ना हटा दे। तो इसके नतीजे में उन्होंने एक नई फौज खड़ी कर दी और इस फौज को पैरामिलिट्री फौज बनाया और इसका नाम रखा रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ के नाम से। 2013 में ये बनने वाली जो नई फौज थी, इस फौज के लीडर थे मोहम्मद हमदान डगालो, जिनको आमतौर पर हेमेती के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ एसएएफ ऑलरेडी चल रही थी, जो सूडानीज आर्म फोर्सेस थी। और सूडानीज आर्म फोर्सेस में वो इंसान जो तरक्की करते करते सिप्पे सालार बना था, उसका नाम था जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान। अब जनरल अल बुरहान को तो उमर अल बशीर ने डारफोर में एंगेज कर रखा था कि यहां से कोई बागी ना उठने पाए, मेरी हुकूमत को खतरा ना हो, और अगर तुमसे मेरी हुकूमत को खतरा हुआ तो उसके जवाब में मेरे पास आरएसएफ ऑलरेडी मौजूद है। अब आरएसएफ के अंदर पैरामिलिट्री की जो मिलिशिया बनी थी, इसकी जरूरत तो दुनिया के कई मुल्कों में थी और ये अपने इन फौजियों को एक्सपोर्ट भी किया करते थे सऊदी अरेबिया में, यमन में, जहां जहां पर इन्हें जरूरत होती थी। अब दो फौजें एक उमर अल बशीर के अंडर चलना शुरू हो गई और उमर अल बशीर को लगा कि जब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए हैं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन फिर 2018 में महंगाई का एक तूफान आ गया सूडान में, लोग सड़कों पर निकल आए और तब अल बुरहान जो एसएएफ को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी तरफ हेमेती जो आरएसएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उमर अल बशीर की हुकूमत को घर भेजेंगे, इन पर मुकदमा भी चलाएंगे और इन्हें जेल में भी डालेंगे। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। 2019 में होने वाले कू के नतीजे में उमर अल बशीर को गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमा भी चला और 2030 में वो जेल में ही वफात पा गए। लेकिन 2019 में जो ये टर्मोइल सारा खड़ा हुआ, जिसमें अल बुरहान ने और दूसरी तरफ हेमेती ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अब 2020 में इनके बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। अल बुरहान जो रिप्रेजेंट करते हैं सूडानीज आर्म फोर्सेस को, उन्होंने प्रपोज ये किया कि आरएसएफ को एमालगमेट कर दें, मर्ज कर दें हमारी एसएएफ के अंदर, क्योंकि हम तो प्रॉपर आर्मी थे, 2013 में तो आपको बनाया गया, इसको मर्ज कर दें और पावर शेयरिंग कर लेते हैं, 2 साल हम 2 साल आप, कुछ इस तरह का निजाम बनाते हैं। लेकिन हेमेती जो आरएसएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हेमेती ने कहा कि नहीं, 10 साल कम से कम मुझे दो, उसके बाद अगली बात होगी। और फिर मामला खटाई में पड़ गया और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। आरएसएफ ने वेस्ट संभाल लिया और एसएएफ ने ईस्ट संभाल लिया। सूडानीज आर्मी के पास इस वक्त कंट्रोल है दरियाए नील के बहाव का, ईस्ट का, सूडान की पोर्ट्स का और इसके अलावा ऑयल रिजर्व्स का। और दूसरी तरफ जो हेमेती की आरएसएफ है, उसके पास वेस्ट का कंट्रोल है और वेस्ट के कंट्रोल में उनके पास डारफोर का कंट्रोल है और उनके पास सोने की प्रोडक्शन का कंट्रोल है। इस वक्त सूडान तीसरा बड़ा मुल्क है अफ्रीका का कि जो गोल्ड प्रोड्यूस करता है और हर साल 65 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब से आरएसएफ ने कंट्रोल संभाला है, ये प्रोडक्शन 300% बढ़ा दी गई है और तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो ब्लैक मार्केट में जाता है वो इसके अलावा है। लेकिन 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का होता है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग कहत का शिकार हो चुके हैं। आपको येल की इमेजेस दिखाता हूं, ये इमेजेस सैटेलाइट के इमेजेस हैं, जहां पर यह नजर आता है कि इतनी खूनरेजी हुई है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इज्तमाई कब्रों में डाला गया है। खून जमीन पर आपको नजर आता है और ये इंसानियत की तजलील है कि कैसे ताकत के लिए, अपने कंट्रोल के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि इन 2 पावर कॉरिडोर्स के बीच में जितनी लड़ाई है, इसमें ग्लोबल जायंट्स का क्या किरदार है और वो क्या तलाश कर रहे हैं। सूडानीज आर्म फोर्सेस का कंट्रोल है ईस्ट में और ईस्ट में उनके पास 2 बड़े रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्स ये है कि दरियाए नील का बहाव इनकी तरफ से जाता है और दूसरा बड़ा रिसोर्स है ऑयल रिजर्व्स का, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स ईस्ट में मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आरएसएफ है वेस्ट में और वेस्ट में
इनके पास दो बड़े रिसोर्सेज हैं। पहला रिसोर्स इनके पास गोल्ड की प्रोडक्शन है और दूसरा इनके पास यूरेनियम है। मीडिया में रिपोर्ट्स आती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आरएसएफ को फंड करता है, आर्म्स देता है, ड्रोन्स देता है और ब्लैक चैनल्स के जरिए इनसे अब तक $3 बिलियन का गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको डिनाई किया है, लेकिन एमनेस्टी कहता है कि ऐसे बहुत सारे वेपन्स जो चाइनीज मेड हैं वो स्पॉट किए जा चुके हैं, जो अबू धाबी के चैनल से आरएसएफ तक पहुंचे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सूडानीज आर्म फोर्सेस को, एसएएफ को इजिप्ट सपोर्ट करता है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं क्योंकि इजिप्ट का मानना यह है कि इस वक्त इजिप्ट की 85% डिपेंडेंसी है दरियाए नील से आने वाले पानी पर, और इस वक्त इजिप्ट को ऑलरेडी एक और मुश्किल का सामना है कि जहां पर इथियोपिया डैम बिल्टअप कर रहा है इसराइल की फंडिंग की बेसिस पे। अगर यह हो जाता है तो इजिप्ट तो प्यासा मर जाएगा, लिहाजा इजिप्ट एसएएफ को सपोर्ट करता है। तीसरी तरफ आता है रशिया। अब रशिया को आरएसएफ से गोल्ड तो चाहिए ताकि वो यूक्रेन की वॉर को स्पॉन्सर कर सके, बट एट द सेम टाइम रशिया के वैगनर ग्रुप को यूरेनियम भी चाहिए, क्योंकि यूरेनियम को लेकर, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स को लेकर एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और रशिया के अंदर चल रही है, एंड आई विल बी सर्टेनली टॉकिंग अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन्हीं की एंगेजमेंट है? हरगिज नहीं। चाइना को तेल चाहिए, रशिया को यूरेनियम चाहिए और यूके के इंडिपेंडेंट कंग्लोमरेट्स को सोना चाहिए। अब यहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आता है जियोपॉलिटिकल मूव्स के हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म याद आ जाएगी ब्लड डायमंड, कि कैसे किसी के रिसोर्सेज पर काबू पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि दुनिया में तो गोल्ड मौजूद है, चाइना ऑलरेडी दुनिया से गोल्ड खरीद रहा है, तो ऐसे में ये गोल्ड मुल्कों के लिए इतना सिग्निफाई कैसे हो गया? क्या इसी गोल्ड पर दुनिया डिपेंडेंट है? क्या दुनिया में कोई नया गोल्ड रश आने वाला है? ये कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कुछ अरसे में आप ये देखेंगे कि दुनिया में एक बहुत बड़ा गोल्ड रश आएगा, और वो गोल्ड रश आने की वजह ये है कि आज तक दुनिया में जितना गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है वो तकरीबन 2,16,000 टन के करीब है, और हर साल दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को 1,000 टन गोल्ड चाहिए होता है ताकि वो हेज कर सके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, या करेंसी कन्वर्जन के अगेंस्ट, या करेंसी की डिस्टेबलाइजेशन के अगेंस्ट। अब ऐसे में कहीं से 65 टन मिल जाए या फिर 300% प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद 250-300 टन मिल जाए तो किसको नहीं चाहिए? रशिया के पास अपने सेंट्रल बैंक में तकरीबन 2300 टन गोल्ड मौजूद है, चाइना के पास 2200 टन मौजूद है, तो सबकी नजर इस गोल्ड पर तो है। लेकिन यहां पर इस गोल्ड रश को समझने के लिए आपको एक सिनेरियो समझना पड़ेगा, और वो सिनेरियो ये है कि आज तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस दुनिया में जितना गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो तकरीबन 2 लाख टन के करीब है, उसकी वैल्यू पता है कितनी बनती है? उसकी वैल्यू बनती है $17 ट्रिलियन। लेकिन अमेरिका की सिर्फ 10 कंपनीज, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, फेसबुक है, ये सारी कंपनीज, इन 10 कंपनीज की वैल्यू मार्केट में पता है कितनी है? $18 ट्रिलियन। अब आप एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे, ऑफ ऑल द मनी दैट द वर्ल्ड हैज एवर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सेंचुरीज का गोल्ड, ये आज तक $17 ट्रिलियन है, और इन 10 कंपनीज की वर्थ $18 ट्रिलियन है। इट डजंट रियली मेक सेंस। तो नेचुरली गोल्ड की प्राइसेस रीइवैल्यूएट होंगी और गोल्ड ऊपर जाएगा। अब उससे ऊपर जाने से पहले पहले हर कोई अपनी तिजोरी भरना चाहता है, और अगर आपने नहीं भरी तो आप भी अपनी तिजोरी भर ले, बिकॉज गोल्ड इज गोना गो अप और दुनिया में एक गोल्ड रश शुरू हो जाएगा। सूडान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खूनरेजी हद तक जा चुकी है, इंसानों को कब्रों में उतारा जा रहा है, इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। लेकिन क्या यही कुछ आपकी और मेरी जिंदगियों में नहीं होता? सूडान की कहानी लालच की कहानी है, ताकत के नशे की कहानी है, इक्तदार की कहानी है, और यही कहानी आपकी और मेरी जिंदगी में भी है। आपको याद होगा आज से 8 साल पहले बहावलपुर में ऐसा ही एक दिल खराश वाकया पेश आया था।
एक ऑयल टैंकर सड़क पर उलट गया था और लोग उसका तेल लूटने के लिए जौक दर जौक आना शुरू हो गए। नतीजतन आग भड़की और 200 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए, खाकस्तर हो गए। सवाल यह है जो मेरा आपसे है और बड़ा मासूमाना सवाल है कि आज अगर पैसों से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ, आईफोन से भरा हुआ ट्रक आपके सामने उलट जाए तो क्या आप उसको लूटने के लिए आगे आएंगे या नहीं? एमिली ब्रॉन्टे कहा करती थी कि बट वर्स टू ट्रस्ट टू माई ओन माइंड एंड फाउंड द सेम करप्शन देयर। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ।